हाँ भाई, नेट की प्रॉब्लम थी बीच में, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। आवाज नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही है क्या आवाज? माइक ऑन है ना मेरा? हाँ, आ रही है भाई आवाज? हाँ, तो अब अपन चलते हैं, परिभाषा पे आ जाते हैं। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। तो कार्बन 12 का द्रव्यमान बटे 12 हो गया, 1 यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है। इस सिस्टम में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना लिया जाता है? 1.007225 यूनिट के बराबर, और लगभग 1.0072 ले सकते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665, ठीक है, लगभग 1.0087। अब यहां से देखो एक बार, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो मैंने पाठ में बताया था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। तो आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस सिस्टम में 0.000548 यूनिट के बराबर। मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.007825 के बराबर। ऐसे ही मास ऑफ हीलियम, हीलियम का द्रव्यमान होता है 4.0026 यूनिट के बराबर। मास ऑफ ऑक्सीजन 15.9956 यूनिट के बराबर। अब तुम सोचोगे भाई इतने क्या रटने हैं क्या? ये देखो, ये सारे नहीं रटने हैं, पर 2-3 चीजें तो याद रहनी चाहिए भाई, 3-4 तो कम से कम 3-4। एक तो जैसे प्रोटॉन का होना चाहिए, एक न्यूट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का और एक हाइड्रोजन परमाणु का। 4 तो रहनी चाहिए, 4 भी नहीं तो 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि मूल कण यही तो है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनके द्रव्यमान तो अपने पास याद रहने ही चाहिए। आगे बात समझ में अपने पास? अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़े। क्या निकालने के लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रखो, फिर 1.67285, फिर उसमें 1.66 का भाग दे, वो तो बात बराबर ही है। निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, या तो कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता पढ़ा देता हूं। ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता, देखो आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है भाई? E बराबर mc² होता है अपने पास, ठीक है। 1 ग्राम द्रव्यमान ले लेता हूं, इस साल नीट में आया था भाई ये क्वेश्चन, 1 ग्राम के लिए 2020 वाली नीट में आया था। m का मान 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, किलोग्राम हो गया। E बराबर 10⁻³ 3 गुणा 10⁻8 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया E बराबर 10⁻³ 9 गुणा 10⁻16, ठीक है। तो E बराबर 9 गुणा 10⁻⁻13 जूल के बराबर। ईवी में अगर आंसर लाना हो तो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दो, 9 गुणा 10⁻13 1.6 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा यहाँ से अपने पास, ठीक है, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो गया, और 90 तो ये आ गया 580, और 5.6
इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या यूं लिख सकते हो कि अपने पास इसका मान आ गया 1 ग्राम है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं भाई, देख भी लेना। 19 10⁻⁻⁶, हाँ भाई EMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ सही है भाई 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। mc², m का मान 10⁻⁻3, 9 गुणा 10⁻16, ठीक है, और सही है। और देख लेंगे अभी अगर कोई गड़बड़ हुई तो। अब हाँ क्या हो गया, ये भी तो है। अच्छा प्लस में तेरा आएगा, प्लस में तेरा आएगा तो 19 और तेरा 32 हो जाएंगे भाई, ये गड़बड़ आ रही है, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है भाई, ये आंसर है भाई। हाँ तो आगे चलते हैं। अब 19 और तेरा कितने हो जाएंगे, 32, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया पॉजिटिव। एक AMU में ऊर्जा, एक AMU में निकालनी है तो सूत्र वही E बराबर mc², m का मान 1 यूनिट, किलोग्राम में बदलो 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो E बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻27 इंटू 9 गुणा 10⁻16 आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर 6 से गुणा कर दे, 6 9 54, 5 6 9 54 और 5 59, 5 9 और 5 14, 14.94 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ये 1 यूनिट में ऊर्जा हो गई अपने पास। अगर ईवी में लाना हो तो क्या आएगा, बोलो भाई। E बराबर 14.94 गुणा 10⁻⁻11, 1.6 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 931.5 गुणा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये लिखा जा सकता है इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और लगभग इसको ये भी लिया जा सकता है भाई 931.5 मेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक यूनिट द्रव्यमान को पूरी तरह से ऊर्जा में बदलने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब E बराबर mc² होता है तो m बराबर क्या हो जाएगा, E/c²। यदि m का मान 1 यूनिट ले लोगे तो लेने पर E का मान कितना लेना पड़ेगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये मान काम में लेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 यूनिट बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे c², ये इसका मान हो जाता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, प्रकाश की चाल। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें द्रव्यमान क्षति। डेल्टा m से लिखा जाता है भाई। देखो द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है कि किसी नाभिक के सैद्धांतिक द्रव्यमान
और प्रायोगिक द्रव्यमान का अंतर। किसी नाभिक के सैद्धांतिक द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान का अंतर। प्रायोगिक का मतलब वास्तविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। देखो भाई, नाभिक में दो द्रव्यमानों का कॉन्सेप्ट है। एक तो सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का मतलब गणित के आधार पर। कैसे? नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सैद्धांतिक द्रव्यमान। और वास्तविक द्रव्यमान या प्रायोगिक द्रव्यमान का मतलब है कि मापन किया या प्रयोग किया तो अपने को इतना ही प्राप्त हुआ, वो उसका प्रायोगिक या वास्तविक द्रव्यमान कहलाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा एम इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 तो कौन सा द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर? सैद्धांतिक, ये द्रव्यमान हो गया। और m2 जो होगा वो प्रायोगिक या फिर वास्तविक द्रव्यमान। सैद्धांतिक द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो अपन ये लिख सकते हैं m1 का मान z मास ऑफ प्रोटॉन। कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ गया। जैसे सोडियम 11 और 23 है मान लो, तो 11 और 23, तो 11 तो प्रोटॉन है इसके अंदर, तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 11 परमाणु क्रमांक हो गया, आगे नहीं हो गया, तो 11 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 12 है। अब 12 मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या? a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। आ गया होगा समझ में? देख लो बोले कैसे। यहाँ पर 12 लिखोगे, 23 माइनस 11 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर। तो ये हो जाएगा 12 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आ गया समझ में कैसे निकालेंगे m1 का मान? जेड एम पी प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो डेल्टा m बराबर ये लिखा जा सकता है z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m2, ये परमाणु का द्रव्यमान जो दिया जाता है या प्रायोगिक द्रव्यमान दिया जाता है, ये दिया जाता है भाई हमेशा। अब एक एग्जांपल बता देता हूं। ऑक्सीजन 16-8 के लिए ये m2 का मान प्रयोगों से ज्ञात होता है भाई, 9956 यूनिट है। तो पहले m1 निकालो, क्या होगा बताओ? ZMP प्लस a माइनस जेड, क्या आएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ऑक्सीजन के लिए z का मान कितना है बताओ? 8 मास ऑफ प्रोटॉन, 16 माइनस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो m1 का मान क्या आ गया? 8 मास ऑफ प्रोटॉन, 8 मास ऑफ है न्यूट्रॉन। आ गया समझ में? 8 कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो m1 इज इक्वल टू 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो m1 का मान आ गया 8, 1.0072, 1.0087। तो ये आ गया 8 इंटू 7 और 2 9, 8 और 7 15। ठीक है, ये 0 और ये 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72, 7 8 5 40, 7 47, 4 8 और 4 12, ये 16.1272 यूनिट। मतलब ये है कि इतना द्रव्यमान ऑक्सीजन में होना चाहिए, लेकिन है कितना? ये अप्रयोगों से ज्ञात होता है। मैथमेटिक्स ये कहती है कितना होना चाहिए। तो द्रव्यमान शक्ति कितनी आ जाएगी बताओ? चलो, डेल्टा m बराबर m1 माइनस m2, तो 16.1272 माइनस 15.9956, 44 इसमें जोड़ दो, 4 2 6, 7 4 11 और 2 और 1 3, 44 तो 7 4 11, एक सेकेंड, ये 44 जोड़ा, 4 2 6, 7 4 11 और ये 3, ये लो जी भाई, ये आ गया अपने पास यूनिट में। तो ये ऑक्सीजन के लिए द्रव्यमान शक्ति कितनी हो गई? 0.1316 यूनिट। स्क्रीनशॉट ले वो, आगे सर के फिर।
चलो जी भाई, हाँ भाई, अब चलते हैं अपने बंधन ऊर्जा। क्यों होता है अभी समझ में आ जाएगा भाई, और कहाँ जाता है ना इसके, ये जो टॉपिक चल रहा है ना इसमें समझ में आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी, देखो भाई, नाभिकों के निर्माण के समय द्रव्यमान की क्षति होती है और यह द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो द्रव्यमान में कमी आई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ऊर्जा में। तो बंधन ऊर्जा की क्या परिभाषा हो जाएगी, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने के लिए, आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकों के निर्माण के समय होने वाली द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए अगर किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग बिखेरना हो तो उस समय अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग किया जा सकता है। तो निर्माण के समय जो द्रव्यमान में क्षति हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बंधन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बांधे रखने के लिए काम आती है अपने पास। अब ऊर्जा का सूत्र मैंने बताया था, बाइंडिंग एनर्जी बराबर द्रव्यमान क्षति, किससे गुणा कर दोगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्यों, एक यूनिट में कितनी ऊर्जा, 931, तो डेल्टा एम में कितनी ऊर्जा होगी, डेल्टा एम से गुणा कर दो भाई। जैसे मान लो कि एक गाय 500 रुपए की, तो दो गाय कितने की हो जाएगी, 1000 रुपए की। कम भी तो कराओगे, 950 में लाओगे तुम लोग, है ना, इसमें नहीं चलता ऐसा कम कराने का। एक गाय 1000 रुपए की तो दो गाय 2000 की, सीधा ये है, कम कराने का काम नहीं चलता है इसमें। तो एक यूनिट में कितनी ऊर्जा, 931, तो डेल्टा एम में कितनी ऊर्जा, 931 से गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है, अब ऑक्सीजन 16 के लिए अगर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, चलो, के लिए बाइंडिंग एनर्जी बराबर कितना आया था अभी, 0.1316 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन है वोल्ट हो जाएगा अपने पास ये। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें अपन, मल्टीप्लाई कर ही देता हूं भाई मैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 1316, 931 का बोलेंगे पहाड़ा सीधा ही, ज्यादा हो जाएगा कुछ, 931 का बोल लेते हैं, 9 6 5400 और 36 18 5580, 5586 हो गया अभी अपने पास। तो ये 558 हासिल के हो गए। 931 और जोड़ दो 8, ये 931 और जोड़ दिया 8 1 9 5 3 8 9 5 14, ये 9 यहाँ रख दो और 148 हासिल के हो गए। 9 तिया 27 और 31 तिया 93, 2793 हो गए। तो ये 2793 का मतलब 8 3 11 4 9 13 और 1 14, 7 1 8 1 9, ये एक आ गया, 294 हासिल के हो गए। 294 में 931 जोड़ दो, 3 4 1 5 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, और 9 और 2 11 1 12, 122.5, 122.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गई ऊर्जा। ये लो जी भाई। हाँ भाई, तो ऊर्जा कितनी हो गई इसमें अपने पास, देखो 122.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा बंधन ऊर्जा किसकी है, ऑक्सीजन 16 के नाभिक के लिए। अब ऑक्सीजन के नाभिक में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 16, ठीक है ना। तो ये सबके लिए है टोटल, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसको लिखते हैं भाई बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर ये बार, बार का मतलब औसत,
कि औसत कितना आएगा, एक के हिस्से में कितनी आएगी। तो इसका सीधा सूत्र है बाइंडिंग एनर्जी किससे भाग दे देंगे अपन, द्रव्यमान संख्या से। तो ऑक्सीजन के लिए कितने का भाग दोगे, 16 का। तो क्या लिखोगे बताओ, ऑक्सीजन 16 8 के लिए बाइंडिंग एनर्जी का एवरेज 122.6, 16 से भाग दे दो, 16 की 16 में 112, 112 का मतलब 10 हो गया, 10 का मतलब अपने पास 106 हो गया, 106 का मतलब 96, तो 10 हासिल के और 16 की 96, ये लो। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए है, अपने पास है ऑक्सीजन के लिए होती है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ेंगे। आज किताब छोड़ के जाना तुम यहाँ, उसमें इंग्लिश मीडियम में न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। कैपिटल एम का मतलब वो M2, अपन M2 मान लेते हैं, ये लोग कैपिटल M मान लेते हैं। आगे ना समझ में, ना भी केवल पढ़ाई दिया। और क्या था, मस्त। हाँ भाई, डेल्टा BE इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ईवी का, तो अभी बता देना आपको भी। द्रव्यमान संख्या वह प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में संबंध। हाँ जी भाई, देखो न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन नहीं होता है भाई। प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कहते हैं, जोड़े को नहीं कहते हैं न्यूक्लियन। आगे मैं समझ में, प्रोटॉन है उसको भी न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन है उसको भी न्यूक्लियन। जैसे क्लास में लड़का और लड़की हैं, उनको सबको स्टूडेंट ही कहते हैं। मान लो कि 15 लड़के और 20 लड़कियां हैं, तो 35 हो गए अपने पास, तो 35 स्टूडेंट होंगे। सेम ऐसे कैसे ही नाभिक में न्यूट्रॉन उसको भी न्यूक्लियन और प्रोटॉन उसको भी न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब अपन चलते हैं। देखो भाई, मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, नाभिकों में कुल बंधन ऊर्जा का कोई महत्व नहीं है। महत्व है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का। कुल बंधन ऊर्जा से कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होता है, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, उस नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए उतनी ही ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया। तो
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है, नाभिकों में स्थायित्व की प्रकृति उतनी ही अधिक पाई जाती है। ये तो पहली बात हो गई अपने पास। अलग अलग नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। अब अपने ग्राफ खींचा है, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में और द्रव्यमान संख्या के मध्य दिया गया है। ग्राफ याद रखना है, अपने को रटना है, मान लो। सबसे पहले आते हैं इस ग्राफ के क्या क्या परिणाम है वो मैं बता देता हूं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का सर्वाधिक मान जो है ना भाई 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल के लिए होता है भाई। किसके लिए होता है? निकल के लिए। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक मान किसके लिए हो गया? निकल के लिए। फेरस के लिए भी ये मान जो है ना लगभग इतना ही होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है ना, पर मैक्सिमम किसके लिए? निकल के लिए। और फेरस के लिए भी लगभग इतना ही होता है। तो प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन से हो गए? निकल और फेरस। क्या होते हैं? निकल और फेरस। इसीलिए जितने भी तारे हैं उनमें आखिरी में निकल और फेरस का ही निर्माण होता है भाई अपने पास। देखो भाई, संलयन होता है, नाभिकीय संलयन है ना, नाभिकीय संलयन में नाभिक जुड़ते चले जाते हैं, ये है प्रक्रिया सीधी। तो तारे जितने भी है ना, उनसे ऊर्जा जो बाहर निकलती है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही बाहर निकलती है। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन की शुरुआत होती है, पहले हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, फिर हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम लिथियम में बदलता है, फिर लिथियम बेरिलियम में, फिर बोरोन में, फिर कार्बन में। सवाल उठता है कि कब तक चलता रहता है? जब तक निकल और फेरस का निर्माण नहीं हो जाए, क्योंकि निकल और फेरस का निर्माण होने के बाद में उस तारे में स्थायी तत्वों का निर्माण हो जाता है। तो कई बार अखबार में आता है ना कि एक ऐसे तारे की खोज की गई जिसकी उम्र इतनी है अपने पास, तो वो दरअसल उससे आने वाली ऊर्जा के आधार पर निर्णय किया जाता है। जिस तारे में निकल और फेरस का निर्माण बहुत ज्यादा हो चुका है, इसका मतलब वो तारा जो है ना बूढ़ा हो चुका है और उसकी मौत होने वाली है। और जिस तारे में हाइड्रोजन वगैरह ज्यादा है, इसका मतलब वो बच्चा है अभी अपने पास। ठीक है, और जैसे मान लो कार्बन वगैरह आने लग गए, नाइट्रोजन वगैरह, तो फिर तारे की जवानी चल रही होती है अपने पास। तो तारों की उम्र का हिसाब जो है यूं चला जाता है अपने पास। निकल और फेरस बनने लग गए मतलब तारे का बुढ़ापा चल रहा है अपने पास, उसके बाद में उसकी मौत होना तय है। अब अपन आते हैं बात इसमें, तो सर्वाधिक बंधन ऊर्जा आ गई अपने पास, किसकी होती है? निकल और फेरस की, एक साथ ही याद रख लो। उसके बाद में अपन चलते हैं द्रव्यमान संख्या 50 से 80। कितना? 50 से 80 के मध्य होने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग कितना होता है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। 8.7 है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई। कितना होता है इसका मान? लगभग 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे अर्थ जो है ना ग्रह नहीं है मयंक, अर्थ में ऊर्जा कहाँ निकलती है? अर्थ में कोई ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं होती है अपने पास, ठीक है ना। अर्थ तो अपने पास है, वो तो दूसरे से ऊर्जा लेती है। सूर्य के लिए लागू है क्योंकि सूर्य एक तारा है अपने पास। ठीक है, तो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है? 50 से 80 के लिए हो गया। उसके बाद में एक और चलते हैं 30 से 170, इनके लिए इसका मान लगभग कितना होता है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये आ गया 30, ये 170। तो इनमें नाभिकों की ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसीलिए इनको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? स्थायी क्षेत्र कहते हैं। मतलब इन नाभिकों में न तो विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है और न ही संलयन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रकृति के सर्वाधिक स्थायी नाभिक यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में आ जाओ भाई, अगर द्रव्यमान संख्या 30 से कम हो, द्रव्यमान संख्या कितने से कम हो? 30 से कम हो। 30 से कम इसमें आ जाओगे तो देखो एक बार 30 से कम आओगे, द्रव्यमान संख्या में क्या आ रही है अपने पास? देखो एक बार कमी आ रही है कि नहीं आ रही है अपने पास? तो द्रव्यमान संख्या 30 से कम होने पर नाभिकों में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब वो नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिकों का निर्माण करने लगते हैं। क्यों करते हैं वो कारण भी बता देता हूं।
हर नाभिक ये चाहता है कि वो स्थायी बन जाए, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कि कोई नाभिक है और उस नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या 28 है। मान लो इसमें कोई 40 वाला नाभिक जुड़ गया तो 68 हो गया, आगे नहीं हो गया। 68 होते ही वो कहाँ पहुंच जाएगा, स्थायी क्षेत्र में पहुंचेगा, तो नाभिक स्थायी हो गया, आगे नहीं हो गया। 170 से अधिक होने पर कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? जैसे मान लो 180 वाला ही नाभिक है, इसके दो टुकड़े हो गए, ये हो गए 80 और 100। ये दोनों ही नाभिक किसके बीच में आ गए, एक बार देखो, स्थायी क्षेत्र में आ गए कि नहीं आ गए। तो नाभिक स्थायी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बड़े नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है और छोटे नाभिकों में संलयन की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे बात समझ में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। क्यों पाई जाती है, कारण ये लिख देना इसमें कि प्रत्येक नाभिक स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है और अपनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ाना चाहता है भाई। इसीलिए नाभिक के विखंडन होगा तो भी जो नए नाभिक बनेंगे ना छोटे वाले, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ा हुआ आएगा। ऐसे ही संलयन होगा, उनमें भी जो नए नाभिक बनेंगे उनकी भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ा हुआ ही प्राप्त होता है। ये तो बात हो गई इसकी। आगे इसी में अपन एक चीज और चलते हैं, देखो ये है बात इसमें, यहां से देखो ये कुछ नाभिक 20-20 में ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब 20-20 में ऊपर नीचे हो रहे हैं तो यहाँ पर भी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है। तो जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या या जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या 4 के गुणज में होती है, किसके गुणज में होती है, 4 के गुणज में, जैसे 4, 8, 12, 16, 4 के पहाड़े वाली संख्याएं, तो इनकी भी बंधन ऊर्जा अपने को अधिक प्राप्त होती है और इनमें भी स्थायित्व की प्रकृति पाई जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन के लिए निकाला था आपने, कितनी आई थी बंधन ऊर्जा, 7.6 या जो भी आई थी अपने पास, याद नहीं है मेरे को, पर 7.6 के आसपास खूब प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तो ये वाला है मामला, याद रखने का तरीका समझ में आएगा। सर्वाधिक बंधन ऊर्जा किसके लिए हो जाएगी, फेरस और निकल के लिए। सबसे पहले तो निकल, सेकंड नंबर पर क्या जाएगा, फेरस, और दोनों के लिए लगभग बराबर मानी जा सकती है। उसके बाद में आ जाओ 50 से 80 के लिए बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 8.7 हो जाएगी। 30 से 170 के बीच में कितनी हो जाएगी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, स्थायित्व क्षेत्र। स्थायित्व की प्रकृति इनमें पाई जाती है। 30 से कम होने पर नाभिकों में संलयन की प्रवृत्ति पाई जाती है और 170 से अधिक होने पर नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर एक और लिख देना कि द्रव्यमान संख्या 4 के गुणा में होने पर नाभिकों में स्थायित्व की प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होता है। हाँ भाई, टाइम होने वाला है और अब इसके बाद में जो टॉपिक है ना वो काफी बड़ा है अपने पास। कितनी हो सकती है, इसी की है भाई ये, बस निकल से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। ये अपने पास निकल की है, वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज्यादा किसी की भी नहीं है, हाईएस्ट यही है अपने पास, ठीक है मयंक। अब स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बड़ा टॉपिक है तो फिर अपन वो कल। Thank you.